हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण जो कि 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक माना जाता है, इसके विषय में बात करेंगे। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट उभर कर सामने आया जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीतियों का आलोचक था। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना गया। 1905 से कांग्रेस के भीतर इस गुट का प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाल बाल पाल प्रमुख थे। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। अब बात करते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ। ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की राजनीति इस विश्वास पर आधारित थी कि ब्रिटिश शासन को सुधारा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों से संबंधित ज्ञान जब फैला तो धीरे धीरे यह विश्वास टूट गया और इसके लिए काफी हद तक नरमपंथियों का आंदोलन स्वयं जिम्मेदार था। 1892 से 1905 के बीच घटित राजनीतिक घटनाओं ने भी राष्ट्रवादियों को निराश करके उन्हें उग्र राजनीति के बारे में सोचने को बाध्य कर दिया। दूसरा है लॉर्ड कर्जन का आगमन और जनता के असंतोष व आतंकवाद में वृद्धि। लॉर्ड कर्जन भारतीयों की योग्यता में विश्वास नहीं करते थे। वे भारतीयों की स्वशासन की मांग के दुश्मन थे। उनका कहना था कि भगवान ने अंग्रेजों को भारतीयों पर शासन करने के लिए चुना है। 1898 ईस्वी में एक कानून बनाया लॉर्ड कर्जन ने, जिसमें विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने को अपराध घोषित किया गया। इसके अलावा 1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की सदस्य संख्या घटाकर कलकत्ता में स्वशासन को कुचल डाला। ये सब लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ। उसके बाद 1904 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया गया, जिससे उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने का प्रयास किया गया। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पारित कर दिया गया, जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। 1897 में नाटू भाइयों को बिना मुकदमा चलाए देश बाहर कर दिया गया और उन पर लगाए गए आरोपों तक को भी जनता को नहीं बतलाया गया। लोकमान्य तिलक तथा दूसरे समाचार पत्रों के संपादकों को विदेशी सरकार के प्रति जनता को भड़काने के आरोप में लंबी लंबी जेल सजाएं दी गई। लॉर्ड कर्जन की कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण ने अधिकाधिक लोगों को विश्वास दिलाया कि भारत में ब्रिटिश शासन के रहते राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की आशा करना व्यर्थ। यहाँ तक कि नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले को भी शिकायत थी कि वे नौकरशाही खुलकर स्वार्थी और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के शत्रु बनती जा रही है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ब्रिटिश शासन अप्रगतिशील नहीं रहा था। प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि ने मध्यम वर्ग को प्रभावित किया और उनमें व्याकुलता उत्पन्न की। दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किया गया, जिसमें भारी व्यय किया गया, जबकि 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल पड़ रहे थे। उसके बावजूद दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भारी व्यय किया गया। दूसरा है इसके अलावा आत्मसम्मान व आत्मविश्वास का प्रसार। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रवादियों को उन्हें स्वयं शासन करने तथा देश का विकास कर सकने की अपनी क्षमता में विश्वास हो चुका था। इसके अलावा तिलक, अरविंद घोष और पाल जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादियों को आत्मविश्वास का संदेश दिया और उनसे आग्रह किया कि वे भारतीय जनता के चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा करें। इसके अलावा शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही थी। 19वीं सदी के अंत तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ये लोग ब्रिटिश सरकार के चरित्र को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगे। शिक्षित भारतीयों की संख्या जितनी बढ़ी, उतना ही लोकतंत्र, राष्ट्रवाद व पश्चिमी विचारों का प्रभाव लोगों में फैला। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से भी उग्रवाद के विकास में योगदान मिला, जैसे आधुनिक जापान का उदय और उसकी रूस पर विजय। सन 1868 के बाद यह सिद्ध हो गया था कि एक पिछड़ा हुआ एशियाई देश विकसित देशों की सहायता और मार्गदर्शन के बिना भी अपना विकास कर सकता है। कुछ ही दशकों के काल में जापान के नेताओं ने अपने देश को पहले दर्जे की औद्योगिक और सैनिक शक्ति बना दिया था और एक सक्षम आधुनिक प्रशासन खड़ा किया था। साथ ही उसने 1905 में ज़ारशाही रूस को हटाकर स्वयं को
यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इस भ्रम के टूटने से भारतवासियों में यह नई आशा पनपी कि वे भी ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में सफल हो सकते हैं, जैसे जापान जैसे छोटे देश ने रूस को पछाड़ा। अन्य कारणों में दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों के साथ दुर्व्यवहार, रंगभेद व असमानता का व्यवहार, 1892 की भारत परिषद अधिनियम की सफलता जिसमें भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया गया था, लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी, पंजाबी समाचार पत्र के संपादकों की गिरफ्तारी, राजद्रोह अधिनियम आदि भी दूसरे कारण रहे। जनता के राजनीतिक अधिकारों पर आघात किया गया, अंग्रेज विरोधी संगठनों की अनुमति नहीं थी, प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार की नीति अब प्रगतिशील नहीं रह गई थी, रंगभेद की नीति, अंग्रेजों का घमंडीपन तथा 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाएगा, जिससे हिंसक राष्ट्रवाद को उत्तेजना मिली। इसके द्वारा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं व सांप्रदायिक सामंजस्य पर प्रहार किया गया। इसके अलावा इटली को इथोपिया जैसे छोटे देश द्वारा पराजित करना, आयरलैंड, चीन, तुर्की की जन आंदोलन, 1905 में जापान के हाथों रूस की हार, इससे भारतीयों के मन में बैठे यूरोपीय अपराजयता का भ्रम टूट गया। इसके अलावा समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव, स्वामी दयानंद, विवेकानंद जैसे सुधारकों ने राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, स्वदेशी जैसी प्रवृत्तियों पर जोर दिया। तिलक व अरविंद घोष ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक आधार प्रदान करते हुए भारतीयों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान का संचालन किया। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब बात करते हैं उग्रवादियों की नीतियां व कार्यक्रमों के विषय में। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन के चरित्र से भलीभांति वाकिफ हो चुके थे। उन्हें अंग्रेजों के कृपापूर्ण शासन पर अब तनिक भी भरोसा नहीं रहा था और वह नियंत्रण में रहकर कार्य करने के स्थान पर अंग्रेजों को पूर्णतः उखाड़ देने के पक्ष में थे। इनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्न से प्राप्त होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इसके लिए कठिन व लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। उग्रवादियों ने स्वराज, स्वाधीनता को लक्ष्य बनाया, जिसके लिए उन्होंने आत्मत्याग, आत्मविश्वास एवं बलिदान पर बल दिया। उग्रवादियों को कांग्रेस का सामाजिक आधारशील नजर आता था, अतः राष्ट्रीय आंदोलन हेतु वह कांग्रेस के प्रसार के पक्षधर थे। पंथियों ने संवैधानिक पद्धति का त्याग कर दिया तथा निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति अपनाई। स्वदेशी का समर्थन एवं विदेशी बहिष्कार उनके मुख्य हथियार थे, जिसके द्वारा वह भारतीय शिल्प को पुनर्जीवित करना चाहते थे। उग्रवादियों ने तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष के नेतृत्व में जन विद्रोह का आह्वान करके संघर्षात्मक राष्ट्रवाद को जागृत करने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति तथा विरासत के प्रति गर्व की भावना पैदा की जाए। विपिन चंद्र पाल ने आत्मसम्मान का, स्वामी विवेकानंद ने निर्भीकता का तथा तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोगों को भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक श्रेष्ठता का विश्वास दिलाने तथा प्राचीन भारतीय परंपराओं व भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव पैदा करने हेतु तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। वहीं अरविंद ने काली पूजा का आरंभ तथा लाला लाजपत राय ने आर्य समाज आंदोलन को सशक्त बनाया। उन्होंने धार्मिक परंपराओं को इसलिए पुनर्जीवित किया क्योंकि वह संख्य, अनपढ़, रूढ़िवादी तथा आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय करना चाहते थे। उग्रवादियों के राजनीतिक हथियार शांतिपूर्ण प्रतिरोध, बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा थे। शिक्षा के क्षेत्र में उग्रवादी नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय शिक्षण केंद्र खोलने का आंदोलन, जिसके तहत सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी समय पंजाब का डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला। इसके तहत डीएवी स्कूल तथा कॉलेज खोले गए तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। उग्रवादियों ने उदारवादी राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी तथा हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन, असहयोग, कानूनों के उल्लंघन आदि कार्यक्रमों पर बल दिया। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक, पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन स्थापित किए।
अब बात करते हैं उग्रवादियों की भूमिका के विषय में। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार उग्रवादियों ने विस्तृत बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन को नवीन ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाओं व विद्यार्थियों को आंदोलन से इन्होंने जोड़ा। बलिदान व त्याग के मंत्र ने जन सामान्य को आकर्षित किया और तिलक तथा लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के जेल जाने से आंदोलन के प्रति जन विश्वास में वृद्धि हुई। उग्रवादियों के राजनीतिक संघर्ष की पद्धति जुलूस, भाषण और समारोह के द्वारा यह सीमित संघर्ष शीघ्र ही जन संघर्ष में बदल गया, किंतु अपनी सही राजनीतिक समझ के बावजूद संघर्षवादी दल जनता के उत्साह को संगठित आंदोलन का रूप नहीं दे सका। हालांकि उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया, लेकिन अनजाने में सांप्रदायिकता जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यक्रम और नारों में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। उग्रवादी नेतृत्व कांग्रेस के भीतर रहकर उदारवादियों के साथ सामंजस्य नहीं बना सका। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की इस फूट ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया। उग्रवाद की सुझाए संघर्ष व आत्म बलिदान की चरम परिणति क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के रूप में हुई, जिसने अराजकता उत्पन्न की तथा ब्रिटिश दमन को प्रेरित करने का कार्य किया। ब्रिटिश सरकार ने सारे तंत्र उग्रवादियों के दमन में लगा दिए। 1908 में समाचार पत्र विधेयक, जो कि अपराध भड़काने पर रोक लगाने हेतु लाया गया। दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908 आतंकवादी अभियोग्य से निपटने के लिए लाया गया। राजद्रोह सम्मेलन अधिनियम 1911 वाणी की स्वतंत्रता समाप्त करने हेतु लाया गया। इसके अलावा 1907 से 1919 तिलक, लाला लाजपत राय व अरविंद घोष की गिरफ्तारी भी की गई। दोस्तों, ये थे उग्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण कारण, उनके परिणाम व भूमिका का मूल्यांकन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।